आज देखना है हम लोग को एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका हमने एमसीक्यू टेस्ट लिया था, उसका डिस्कशन है। समझो, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वो टेस्ट पहले दे लें, उसके बाद इसके डिस्कशंस को देखें और चाहें तो साथ साथ भी ट्राई कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अल्टरनेटिंग करंट का है। वोल्टेज एंड करंट, देखो भाई फटाफट देखो। क्वेश्चन में लिखा है वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाई 5 sin 100 pi t। चलो मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। वोल्टेज जो लिखा हुआ है, वोल्टेज इज इक्वल टू 5 sin 100 pi t। तो 5 है इसका पीक वैल्यू, तुम्हें पता ही है, साइन, और यहाँ पे लिखना है 100 pi t, और ये क्या है -π/6। चलो भाई -π/6 ये लिखा हमने वोल्टेज को, और करंट यहाँ ये दिया हुआ है। देखो करंट ये है, वोल्टेज ये है। अब इन दोनों में क्या पूछ रहा है भाई, तो ऑप्शन में है वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लैग करंट, ये बताना है कितना लीडिंग कितना लैगिंग है। तो ये तो सिंपल सा है भाई, लीडिंग लैगिंग हम लोग फेज देख करके पता लगा लेते हैं। और कंपेयर करना है फेज, तो कंपेयर करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट होता है। क्या रिक्वायरमेंट होता है भाई, कि जो कोफिशिएंट है वो सेम साइन के होने चाहिए। 4 पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो भी सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलो साइन है, साइन और कॉस तो नहीं है, चलो साइन है दोनों, तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड है। दोनों के सेम कोफिशिएंट के साइन है, दोनों सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। नाउ द फेज इसका ये है, इसका ये है। यहाँ 100 pi t प्लस π/6 है, और यहाँ 100 pi t माइनस π/6 है। 100 pi t प्लस π/6 है, और 100 pi t माइनस π/6 है। इधर -π/6 है, और 100 pi t मान लो ये है 100 pi t प्लस π/6 है। तो डिफरेंस कितना हो गया, एक में 100 pi t माइनस π/6 इधर प्लस पाई, तो दोनों में अगर डिफरेंस हम लोग निकालें तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू π/6 प्लस π/6। कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस, π/6 प्लस π/6 इज इक्वल टू कितना भाई, तो π/3। π/3 विल बी द फेज डिफरेंस। π/3 का फेज डिफरेंस आया। π/3 फेज डिफरेंस मीन्स अगर डिग्री में बात करें, क्योंकि ऑप्शन में डिग्री में दिया हुआ है भाई, तो ऑप्शन है डिग्री में, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो यहाँ देखो भाई किसका फेज ज़्यादा है, इसका फेज तो कम है, -π/6 है, यहाँ +π/6 है। मीन्स करंट इज लीडिंग वोल्टेज, सो करंट विल लीड वोल्टेज बाई 60 डिग्री। करंट लीड्स वोल्टेज बाई 60 डिग्री। करंट लीड्स तो है, करंट लीड वोल्टेज बाई 60 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? चले हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसको समझा जाए। देखो क्वेश्चन में एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज फ्लोइंग इन द सर्किट। चलो एफ फ्रीक्वेंसी है और अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस R, कंटेनिंग रेजिस्टेंस R एंड ए चोक L। तो L दिखा दिया, R दिखा दिया, बिल्कुल सही बात। और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, अच्छा ये तो सिंपल हो गया भाई क्वेश्चन, इसमें इम्पीडेंस निकालने हैं, तो बिल्कुल ठीक है भाई। इम्पीडेंस निकाला जाए इस सर्किट का, तो इस सर्किट का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा भाई, तो इम्पीडेंस होता क्या है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो याद होगा इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से आता है भाई, ये R होता है, तो XC होता है, फिर XL होता है। तो अगर जितने भी होंगे तो तीनों में से 2 ही हैं यहाँ पे, तो RL सर्किट है, तो इसमें सिर्फ XL होगा और R होगा परपेंडिकुलर। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल मीन्स तीनों का वेक्टर सम लेते थे, तो इम्पीडेंस हमारा नेट इम्पीडेंस क्या होगा, R और XL का, तो अंडर रूट R² प्लस XL का स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा। अब R का वैल्यू R भी दिया हुआ है, सिम्बॉलिक ही ये बात R है, और L तो XL हमें चाहिए भाई, हमें तो XL चाहिए, तो XL कहाँ से लाएँ, एक्सेल कहाँ से लाएंगे भाई, तो एक्सेल का वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लें। एक्सेल का वैल्यू आ जाता है भाई ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा क्या होता है, तो 2π इंटू एफ होता है भाई, 2πfl। कैसे ओमेगा 2π एफ कैसे हुआ भाई, तो ओमेगा को भी देख लो, 2π/t होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π इंटू 1/t। 2π इंटू 1/t लिखोगे तो 2π और 1/t को लिखोगे फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा का वैल्यू है 2πf, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R² प्लस XL। XL क्या है, तो ओमेगा 2πf इंटू एल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2πfl का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट R² प्लस 4π² f² L²। तो इसमें देखो कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें कि इन ऑप्शंस में सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला है, R² प्लस 4π² f² L², यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? हमें इम्पीडेंस निकालना था, निकाल लिया इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चले। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया, देखो स्क्रीन पे।
ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक कॉइल है सेल्फ इंडक्टेंस L, चलो भाई कनेक्ट कर दिया इधर भाई सीरीज विद ए बल्ब, एक बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट, ये बल्ब है भाई, ये एक बल्ब है, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया विद एन AC सोर्स। चलो अब AC सोर्स भी कनेक्ट कर दिया। द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज व्हेन, ध्यान से समझना है, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L कनेक्ट कर दिया इन सीरीज विद ए बल्ब B, ये बल्ब B है अपना, एंड AC सोर्स, चलो बिल्कुल ठीक है। द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, मतलब डिक्रीज कब करेगा, डिक्रीजेज व्हेन, ऑप्शन में दिया हुआ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया, आयरन रॉड इंसर्ट किया, कैपेसिटेंस इंक्लूड किया, नंबर ऑफ टर्न किया, इनमें से हमें सेलेक्ट करने हैं ऑप्शंस। तो देखो भाई इसका ब्राइटनेस तो भाई जितना ये पावर डिसिपेट करेगा उतना ज़्यादा ये ब्राइट होगा, उतना ज़्यादा लाइट एनर्जी निकलेगा। सो ब्राइटनेस का बात करें अगर हम लोग, तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल इंक्रीज इफ पावर डिसिपेशन की, मतलब जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ही ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगा, करंट पास होना बंद हो जाए तो बल्ब भी ऑफ हो जाए। तो ब्राइटनेस अगर बढ़ाना है तो पावर इन करंट बढ़ाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा करंट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा पावर डिसिपेशन और उतना ही हमारा ब्राइटनेस होगा। तो कितना ज़्यादा करंट बढ़ा दें, तो करंट बढ़ाना है भाई, तो करंट का एक्सप्रेशन होता है, इसमें जो भी करंट होंगे उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, करंट का वैल्यू होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस मीन्स करंट बढ़ाने के लिए वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, अगर करंट बढ़ाना है तो डिक्रीज कराओ Z को, करंट बढ़ाना है तो डिक्रीज कराओ Z को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम लोगों का कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज, तो ब्राइटनेस हमारा तो करंट के साथ इंक्रीज होता है, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा। हमें क्या कराना है, अपना रिक्वायरमेंट जो है वो हम लोग लिखते हैं। चलो अपना रिक्वायरमेंट है ये कि ब्राइटनेस इज टू डिक्रीज, अभी हमें क्या चाहिए भाई, ब्राइटनेस हमें इंक्रीज नहीं करना है, ब्राइटनेस इज टू डिक्रीज, इट मीन्स करंट इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज, और करंट डिक्रीज तब होगा जब इम्पीडेंस अपना क्या हो, इंक्रीज हो। क्यों, क्योंकि Z तो भाई ये जो हमारा वोल्टेज है वो वोल्टेज तो फिक्स है, जो भी वोल्टेज तुमने दे दिया RMS वैल्यू वो फिक्स है। अब हमें क्या करना है, Z हमें चेंज करने हैं, क्योंकि ये सब ऑप्शन है सब Z को चेंज करने के लिए है, तो Z इंक्रीज करने होंगे। अब Z हमारा इंक्रीज करना है, ये Z इंक्रीज करना है, तो ये Z में है क्या क्या भाई, तो यहाँ देख रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, वैल्यू V डिवाइडेड बाई Z, तो हमारा RL सर्किट है तो R² प्लस ओमेगा इंटू L, ओमेगा इंटू L का स्क्वायर, ओमेगा इंटू L का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई कि इनमें ऑप्शंस में क्या क्या, हमें तो Z इंक्रीज कराना पर्पस है, क्योंकि ब्राइटनेस डिक्रीज, करंट डिक्रीज कराने होंगे, करंट डिक्रीज कराने के लिए इंपीडेंस बढ़ाने हैं। अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज डिक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज करोगे तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो ओमेगा डिक्रीज, और ओमेगा डिक्रीज होगा तो यहाँ देखो ये वाला ओमेगा अगर डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब Z भी डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें तो इंक्रीज कराना है, इसलिए ये वाला एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देख रहे हो कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो ओमेगा डिक्रीज तो ये वाला डिक्रीज मीन्स Z डिक्रीमेंट हमें नहीं चाहिए, मतलब Z इंक्रीज करने पड़ेंगे तभी तो करंट डिक्रीज होगा, तो Z इंक्रीज कराने के लिए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आयरन रॉड इज इंसर्टेड, अच्छा अब आयरन रॉड अगर इंसर्ट कर दें इस इंडक्टर में, अगर आयरन रॉड इंसर्ट कर दें तो किसी भी इंडक्टर के लिए, इतना याद दिला दूं मैं तुम्हें, किसी भी इंडक्टर के लिए या कॉइल के लिए हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस इसके निकालते थे तो क्या होता था, μ0 पाई R² और N² डिवाइडेड बाई L, ऐसा होता था, कैपिटल N² डिवाइडेड बाई L, टोटल नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, इसी को हम लोग और इवेलुएट करते तो μ0 इंटू पाई R² और स्मॉल N² L हो जाता। इस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस याद होगा चैप्टर 6 में हम लोगों ने सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था। तो यहाँ पे देखो Z को बढ़ाना है तो L भी इंक्रीज हो जाए, इफ L इंक्रीज तो Z हमारा अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, तो Z को बढ़ाने के लिए L भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, तो आयरन रॉड इंसर्ट करोगे भाई, इसमें आयरन रॉड इंसर्ट कर दोगे तो इसका जो परमिटिविटी है, इस मीडियम का परमिटिविटी पहले μ0 था, एयर था, और अब μ0 इंटू μr हो जाएगा। क्यों भाई, कि परमिटिविटी होता है μ0 इंटू μr, आयरन रॉड इंसर्ट किया तो ज़्यादा μr आ गया, इसका मतलब भी μ0 इंटू μr जो यहाँ यूज़ होगा उस μr से इंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, और इंडक्टेंस इंक्रीज तो Z भी इंक्रीज, देख रहे हो यहाँ इंडक्टेंस इंक्रीज तो Z भी इंक्रीज, और Z इंक्रीज तो अपने आप करंट डिक्रीज होगा और ब्राइटनेस डिक्रीज होगा। सो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, आयरन रॉड को इंसर्ट करने से हमारा Z इंक्रीज एंड हेंस करंट डिक्रीज हो जाएगा।
अब और ऑप्शन अगर चेक करना चाहते हो कर सकते हो भाई। कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्स इक्वल टू एक्सएल इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। अगर हम लोग एक कैपेसिटेंस इंक्लूड कर दें, अगर कैपेसिटर डाल दें, इस ऑप्शन को भी हम लोग टेस्ट करते हैं, कैपेसिटर डाल दो एक्स इक्वल टू एक्सएल जब हो जाएगा तो पूरे का इम्पीडेंस तुम्हें इस कंडीशन में रेजोनेंस हो जाएगा भाई। जब एक्स इक्वल टू एक्सएल जब डाल दिया सीरीज में तो रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस की कंडीशन में जेड क्या हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। जेड हमारा वैल्यू आर हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा, और जेड का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। जेड का वैल्यू डिक्रीज तो हमें नहीं करना है, हमें फिर इंक्रीज करना है, इसलिए ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल इज रिड्यूस, तो नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल अगर रिड्यूस करें तो देखो यहाँ पे इस कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न को रिड्यूस कर दें तो एल भी रिड्यूस हो जाएगा, और एल रिड्यूस हो जाएगा तो जेड रिड्यूस हो जाएगा। हमें जेड रिड्यूस नहीं कराने हैं, हमें जेड तो इंक्रीज कराने हैं। इंक्रीज कराएंगे तभी तो करंट डिक्रीज होगा और ब्राइटनेस डिक्रीज होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन ही हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ओनली दिस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। अब जरा देखो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, जरा सोचो। The ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field for an electromagnetic wave propagating in vacuum। वैक्यूम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है तो रेशियो चाहिए हमें, किसका किसका रेशियो चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेशियो हमारा रिक्वायर्ड है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है। अब देखो याद होगा ईएम वेव पढ़ा था हम लोगों ने, इसे ईएम वेव में पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज में एम्पलीट्यूड के रिगार्डिंग में प्रॉपर्टीज पढ़ा था। इसमें एक प्रॉपर्टी आया था, कौन सा प्रॉपर्टी भाई, तो प्रॉपर्टी था हमारा कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज सी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, ये था। तो भाई अभी तो हमारा ये E0 अपॉन B0 नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो B0 अपॉन E0 पूछ रहा है। तो ये क्या होगा, तो B0 अपॉन E0 हो जाएगा 1/c। इट मीन्स द रिक्वायर्ड रेशियो, जो एज पर द क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब नहीं होने हैं, यूनिटी नहीं होने, स्पीड ऑफ लाइट नहीं होने हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होगा, क्योंकि B0 अपॉन A0 पूछा है, A0 अपॉन B0 पूछता तो सी। ठीक है, ये करेक्ट है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करो। इन एन एसी सर्किट, जल्दी से देख लो भाई। इन एन एसी सर्किट द करंट इज गिवन बाय 5 sin 100πt प्लस पाई माइनस π/2 एंड पोटेंशियल इज 200 sin 100t वोल्ट। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कंपेयर करना होगा फेज, देन द पावर डिसिपेशन, पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन किसी भी सर्किट में क्या होता है, VRMS, IRMS, cos फाई, जो कि पावर फैक्टर होता है, याद होगा। ये तो है जनरल एक्सप्रेशन, एवरेज पावर इन एनी एसी सर्किट इज VRMS IRMS इनटू cos फाई, ये होता था। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे VRMS का वैल्यू चलो हम निकाल लेंगे। VRMS का वैल्यू हो जाएगा 200 पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। चलो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई √2। IRMS कितना होगा, तो भाई IRMS है, ये पीक वैल्यू है 5, तो 5 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो, फिलहाल तो cos फाई तो फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ 100t है, यहाँ 100t माइनस π/2 है, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना है भाई, तो π/2 है। π/2 का डिफरेंस देखो, यहाँ 100t है और यहाँ 100t माइनस π/2 है, तो ये है अपना फेज डिफरेंस π/2 का। तो cos π/2 जैसे ही आ गया तो ये तो सबको जीरो कर देगा। तो ओवरऑल पावर कंजम्पशन इन द सर्किट विल बी 0। तो पावर डेसिपेशन 0 है, पावर कंजम्पशन 0 है। यहाँ पे π/2 का लीडिंग लैगिंग जब भी आता है तो पावर डिसिपेशन नहीं होता है, इसलिए ये कैसा सर्किट हो गया, ये वाटलेस सर्किट हो गया। वाटलेस सर्किट हो गया, वाटलेस एसी सर्किट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। फेज डिफरेंस हमारा π/2 का मतलब ही होता है पावर कंजम्पशन नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अब 6 देखा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। EM वेव का क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रे। अच्छा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे EM वेव हैं। अगर स्पेक्ट्रम ऑफ EM वेव, इसमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का हम लोग अरेंज करके रखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ EM वेव में, तो याद होगा स्पेक्ट्रम अगर मैं रिकॉल कराऊँ यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक क्या होता है,
तो गामा रेज होते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, तो एक्स रेज होता है। फिर यूवी रेज होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, तो विजिबल होता है। उसके बाद इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड। उसके बाद क्या होता है भाई, तो माइक्रोवेव होता है। उसके बाद रेडियो वेव भी होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है। ये सब है। तो ये जो अरेंजमेंट किया हुआ है, जैसे जैसे अपवर्ड जाएंगे फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, जैसे जैसे अपवर्ड जाएंगे फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज एंड वेवलेंथ विल डिक्रीज। तो हमें क्या चाहिए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या फिर बोले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा ही बोल सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसा ही बोल सकते हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यही तो है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे इंक्रीज होता रहता है, या फिर बोले तो वेवलेंथ डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेवलेंथ विल डिक्रीज और फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। तो हमें तो यही चाहिए, वेवलेंथ डिक्रीजिंग के अरेंजमेंट करना है हमें। डिक्रीजिंग वेवलेंथ मींस इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो सबसे नीचे कौन आएगा भाई, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट है, गामा रेज है, इंफ्रारेड है। तो माइक्रोवेव सबसे पहले आएगा, उसके बाद इंफ्रारेड आएगा, उसके बाद यूवी रेज आएगा, और तब ये गामा रे। यही चार को तो अरेंज करने हैं। सो माइक्रोवेव फर्स्ट आना चाहिए, माइक्रोवेव यहाँ है, माइक्रोवेव यहाँ है, ठीक है। इसके बाद इंफ्रारेड आना चाहिए, तो इंफ्रारेड यहाँ है, लेकिन यहाँ गामा आ रहा है, इसलिए ये वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा, बस। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था भाई, अरेंजमेंट करना था हमें। अरेंजमेंट क्या, तो आपको याद होगा, चाहे तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही अरेंज होते हैं। किसी बुक में ये होता है, किसी बुक में इसका रिवर्स होता है। किसी बुक में रेडियो वेव सबसे ऊपर चले जाएंगे, गामा वेव सबसे नीचे चले जाएंगे। ये मोस्ट एनर्जेटिक होता है, मैक्सिमम एनर्जी का होता है। मैक्सिमम एनर्जी मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी बोल सकते हैं इसको, गामा रेज को। क्लियर है यहाँ तक, ये तो डायरेक्ट, ठीक है, फैक्ट वाला पॉइंट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलो ये देखो, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगेन ईएम वेव की बात कर रहे हैं भाई, ईएम वेव प्रॉपर्टीज याद ही होगा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग z डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड हमें दिखाना। देखो आई जे के में लिखा हुआ है E0 B0, B इज इक्वल टू B0 J कैप, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। इट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। बट प्रोपेगेशन डायरेक्शन, प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव इज अलोंग z एक्सिस। तो यहाँ देखो भाई, हम लोग डायग्राम अगर बना लें, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। चलो ये डायग्राम बना लिया। अब हमें क्या करने हैं, तो हमें ये करना है कि भाई वेलोसिटी ऑफ EM वेव होना चाहिए पॉजिटिव z डायरेक्शन में। ये है वेलोसिटी ऑफ EM वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, यही हमें सिलेक्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ यहाँ पे, तो एक फैक्ट तुम्हें याद होगा कि वेलोसिटी EM वेव का होता है किस डायरेक्शन में भाई, तो इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B। सो E और B एसोसिएटेड ऐसा होना चाहिए कि इनका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा। सो E क्रॉस B इज V, ऐसा हमें चाहिए। तो बताओ भाई E किधर हो, E क्रॉस B हमें V कराने हैं, तो सोच लो कैसे होगा। देखो, अगर हमारा ये E हो जाए, ये मान लो E हो जाए, अगर ये E हो जाए, ये वाला मान लो B हो जाए, BJ क्या है, तो E B, E क्रॉस B करें, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस। अगर E क्रॉस B ऐसे करते हैं, E क्रॉस B करें तो z डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा वेलोसिटी। सो ये एक्सेप्टेबल होगा, ये वाला एक्सेप्टेबल होगा कि E हमारा आई कैप में हो जाए, दैट इज एक्स डायरेक्शन में हो जाए, और बी हमारा जे कैप में हो जाए, ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाए, तब भी हमारा ई क्रॉस बी आ जाएगा, भी जेड डायरेक्शन आ जाएगा कि नहीं। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है। बताओ, इसमें भी अगर करें हम लोग, इधर हमारा ये ई जे कैप में हो जाए और बी हमारा माइनस आई कैप में हो जाए, तब भी काम हो जाएगा। ई क्रॉस बी हमारा आ जाएगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, क्योंकि हमें वेलोसिटी इधर चाहिए, इधर वेलोसिटी चाहिए, मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और भी पॉसिबिलिटीज है, देखो भाई, ई बी जेड डायरेक्शन ये है, अगर ये जेड डायरेक्शन है तो ये ई क्रॉस बी करेंगे, ये बी है, ये ई है, ई क्रॉस बी करेंगे, वी मिल जाएगा। ऐसे भी रहेगा, ये ई ये भी रहेगा, तब भी ई क्रॉस बी वी मिल जाएगा। अगर ये ऐसे भी रहे तब भी ई हो जाए माइनस आई कैप में और
और B हो जाए माइनस जे कैप में, तब भी हमारा E क्रॉस B भी हो जाएगा। और अगर ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, तब भी E क्रॉस B भी हो जाएगा। और ऐसे हो जाए तब भी E क्रॉस B भी हो जाएगा। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, तो इसमें अब देख लेना है। देखो भाई कौन कौन सा हो सकता है इसमें, तो E J में है और ये K में है। तो J और K को जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे E क्रॉस B में, तो ये I में आएगा। I में तो हमारा है ही नहीं वेलोसिटी, I में तो वेलोसिटी है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो यहाँ J है, देखो यहाँ J है, J को J के साथ करोगे, E नॉट भी J और B नॉट भी J में, इलेक्ट्रोफिल में दोनों J में, J क्रॉस J क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो हो गया नहीं। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये K में है, ये I में है, तो K क्रॉस I जब भी करेंगे K क्रॉस I तो माइनस J आएगा, तो हमें तो Z डायरेक्शन में चाहिए वेलोसिटी, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखो E नॉट I कैप और ये J कैप, यहाँ पे देखो अगर E क्रॉस B करें हम लोग, यहाँ पे E क्रॉस B अगर कर लें तो I क्रॉस J करेंगे तो K मिल जाएगा। डेट इज हमें रिक्वायर्ड जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो Z डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन वो मिल जाएगा। सो यही ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन को ही करेक्ट सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो क्लियर है यहाँ तक। E क्रॉस B मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ V, तो वेलोसिटी हमारा Z डायरेक्शन में था तो E क्रॉस B कर दिया, V डायरेक्शन में मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये AC का है। चलो इसको जल्दी से एक बार सोच लो, या ट्राई करना हो तो पॉज लगा के ट्राई कर लो। द पोटेंशियल डिफरेंस V and the current I flowing through an instrument in an AC circuit F are given by voltage, देखो ये दिया हुआ है, मैं इसको गोला लगा दूँ, 5 cos omega t and current is equal to 2 sin omega t where omega is 2 pi f, तो होता ही है। The power dissipation in the instrument will be, power dissipation पूछा जा रहा है इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट में देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों दिया हुआ है, तो इसमें तो भाई ये तो क्लियर है, इसमें तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं सोचने का। तो इसमें तो VRMS, IRMS एंड cos phi, यही हम लोग काम करेंगे। अब VRMS क्या है भाई, तो 5/√2 है, 5 पीक वैल्यू है, I क्या है, ये तो पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू है। उसी तरह से ये भी क्या है, ये 2 जो क्या है वो पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। तो VRMS चाहिए हमें, तो V का पीक वैल्यू 5/√2, IRMS चाहिए तो क्या होगा 2/√2, 2 यहाँ का पीक वैल्यू है, 2/√2। और cos phi लिखेंगे तो यहाँ देखो sin ओमेगा t है, ये cos ओमेगा t, कंपेयर करने पड़ेंगे। फिर फेज कंपेयर करने का कंडीशन, दोनों पॉजिटिव कोफिशिएंट है भाई, दोनों पॉजिटिव कोफिशिएंट भी है, और sin है तो sin होना चाहिए, cos है तो cos होना चाहिए। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग है, इसलिए एक को sin में, cos को sin में कन्वर्ट करो या sin को cos में कन्वर्ट करो, π/2 आएगा कि नहीं आएगा। देखो भाई sin π/2 हो जाएगी, ये cos π/2 है, मान लो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं π/2 माइनस ओमेगा t, तो ये मिल जाएगा cos ओमेगा t। तो π/2 का डिफरेंस है, या इसको देखेंगे तो इसको भी लिख सकते हो sin ओमेगा t है। sin और cos में ओरिजिनल में अगर sin x हो जाए और cos x हो जाए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, π/2 का ही डिफरेंस होता है। ये sin है तो cos का समझो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो दोनों में π/2 का ही डिफरेंस होता है, इसलिए एक sin और एक cos आ गया तो समझो कि फेज डिफरेंस π/2 आ गया। और π/2 का फेज डिफरेंस आने का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये सबको 0 कर देगा, cos 90 डिग्री विल बी 0। इसलिए फेज डिफरेंस किसी को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इस तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, cos ओमेगा t को लिखना चाहते हो तो यहाँ पे sin ओमेगा t प्लस π/2 भी लिख सकते हैं हम लोग। sin ओमेगा t प्लस π/2 को क्या लिखते हैं, sin ओमेगा t प्लस π/2 या sin π/2 प्लस ओमेगा t, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। देखो ये sin ओमेगा t प्लस π/2 ऐसा अगर लिख दें तो sin ओमेगा t प्लस π/2 क्या होता है भाई, तो वही होता है जो cos ओमेगा t होता है, क्योंकि cos याद होगा पढ़ा होगा, sin 90 डिग्री प्लस थीटा इज cos होता है, तो भैया sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, तो sin 90 प्लस ओमेगा t इज cos ओमेगा t। इसलिए ये समझो कि ओमेगा t इसको लिख सकते हैं sin π/2 प्लस ओमेगा t या sin ओमेगा t प्लस π/2, एक ही बात है। तो ओमेगा t तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्लस π/2 का फेज डिफरेंस आया तो 0 पावर कंजम्पशन आएगा, पावर डिसिपेशन 0। ये हो जाएगा प्योर ऐसा सर्किट जो कि हमारा उसमें सिर्फ एक्टिव पावर, बिल्कुल एक्टिव पावर नहीं है, सारा का सारा जो है यहाँ पे वो क्या है,
पावरलेस है। पावरलेस मतलब वाटलेस सर्किट है, एक्टिव पावर यहाँ नहीं है, वाटलेस सर्किट है ये, यहाँ पे पैसिव है। समझो कि ये ऐसा एसी सर्किट जो पावर कंजम्पशन नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको वाटलेस एसी सर्किट भी बोल सकते हैं, इन विच देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ वाटेज दैट इज पावर। ठीक है, फेज डिफरेंस π/2 था इसलिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। चलो भाई इसको जल्दी से देख लिया जाए, ये किस पे है भाई। तो पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF E गिवन बाई E इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा t। ये दिया हुआ है इस पर क्वेश्चन, देखो गिवन बाई E इक्वल टू E0 cos ओमेगा t इज 10 वोल्ट। इसका पिक वैल्यू बोल रहा है, द पिक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग EMF E गिवन बाई E इक्वल टू E0 cos ओमेगा t, इसका पिक वैल्यू जो है वो है 10, कह रहा है 10 वोल्ट। तो ठीक है भाई, ये 10 cos, ये क्या हो गया, तो ये हो गया 10 cos और ओमेगा, ओमेगा के लिए फ्रीक्वेंसी दिया है 100 पे, ओमेगा तो होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है भाई। तो इसको हम लोग फाइनली क्या लिख पाएंगे, तो 10 cos 2 पाई इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज है तो 50 इंटू कितना भाई, तो 100 पाई इंटू टी, ये हो गया तुम्हारा फेज। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF। तो EMF फाइनली हमें ये मिल गया। चलो ये क्वेश्चन आ गया। अब पूछ रहा है एट टाइम t इक्वल टू 1/600 सेकेंड, t इक्वल टू 1/600 सेकेंड, द इंस्टेंटेनियस EMF इज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF निकालने हैं। तो ठीक है भाई, इसको निकालने में ज़्यादा परेशानी तो नहीं है। जब हमें ये जब फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो किसी भी टाइम पे EMF हमें निकालना है, तो उस टाइम t पे हमें EMF निकल जाएगा। t का वैल्यू रख देंगे 1/600 सेकंड जो हमें चाहिए, तो 1/600 सेकंड रख दिया जाए भाई। चलो देखो यहाँ पे ये हो गया 10, ये तो पिक वैल्यू था, एज इट इज रहेगा 10 वैल्यू, ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, 10 वैल्यू। और कॉस था, कॉस 100 पाई, और t का वैल्यू रख दिया जाए भाई, t का वैल्यू 1/600, ठीक है, 1/600 रख दिया। अब बताओ ये 00 कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा भाई, तो 10 cos π/6, 10 cos π/6, क्योंकि 00 गया तो π/6 बच गया, π/6 मीन्स 30 डिग्री, π/6 मीन्स 30 डिग्री। तो 10 और cos 30 डिग्री हो गया, और 10 और cos 30 डिग्री क्या होता है भाई, तो √3/2 होता है। तो √3/2 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला तुम्हें आंसर, 5√3 मिला। तो 5√3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 5√3 वाला सेलेक्ट कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखो भाई E = E0 cos ओमेगा t, ये तो दिया ही हुआ था, E = E0 cos ओमेगा t में हमने सिर्फ वैल्यू डाल दिया, EMF का जो पिक वैल्यू था, मैक्सिमम वैल्यू था, वो 10 वोल्ट डाल दिया, ठीक है, वो तो 10 वोल्ट डाल दिया, ये 10 वोल्ट डाल दिया है, और cos ओमेगा t, तो ओमेगा का वैल्यू हमने डाल दिया 100 पाई, और ये t। अब टाइम का वैल्यू तुम्हें डालना है कि किस टाइम पे चाहिए, तो जिस टाइम पे चाहिए वो टाइम हमने वैल्यू डाल दिया, तो टाइम वैल्यू डाल दिया 1/600, और इसमें देखो 00 कैंसिल हो गए थे, और π/6 आ गया, cos π/6 का वैल्यू रख दिया, मिल गया हमें 5√3 वोल्ट। तो 5√3 वोल्ट ये आंसर मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट देखो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 24 वोल्ट लाइन एंड 80 एम्पियर करंट इज फाउंड टू फ्लो इन द आउटपुट लोड। चलो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर तो ऐसा होता था, इसमें याद होगा कि एक प्राइमरी होते हैं कॉइल, एक सेकेंडरी होता है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। चलो एक प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, कोई भी हो सकता है। स्टेप डाउन बोल रहा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल रहा है, इसका मतलब प्राइमरी ज़्यादा होगा कॉइल और सेकेंडरी कम होंगे कॉइल, सेकेंडरी में कॉइल कम होंगे। तो ठीक है भाई, इधर NP है इधर NS है, ऐसा ही होता है, इधर प्राइमरी है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 2400 वोल्ट लाइन, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए हैं 2400 वोल्ट लाइन। तो 2400 वोल्ट लाइन ये है, 24 वोल्ट हमने कनेक्ट कर दिया, एंड 80 एम्पियर करंट इज फाउंड टू फ्लो इन द आउटपुट लोड। आउटपुट लोड में जो करंट है हमारा वो है 80 एम्पियर, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है ये है लोड रेजिस्टर RL के थ्रू ये हमारा आउटपुट में कनेक्टेड है, 80 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द रेशियो ऑफ द टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 20:1। अच्छा ये 20:1 का टर्न रेशियो है। If the transformer efficiency is 100%, 100% efficiency means transformer has no loss, कोई लॉस नहीं है, कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है इसमें। तो जो इधर पावर होता है वही हमारा आउटपुट पावर दी, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। 100% efficiency का मतलब ये है नो पावर लॉस,
देन द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल विल बी, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लोइंग क्या होगा। तो ठीक है भाई, इस तरह के ट्रांसफार्मर जो कि 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, इसके लिए न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं तो याद होगा वोल्टेज जो होता था वो इन द रेशियो ऑफ टर्न होता था, PS अपॉन VP अगर बोलते थे तो होता था NS अपॉन NP, बिल्कुल होता था। और करंट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, याद होगा करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें तो करंट के लिए लिखेंगे तो IS सेकेंडरी में अपॉन प्राइमरी में इज इक्वल टू NP अपॉन NS, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था ये, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंगली इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, तो क्वेश्चन में है करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें चाहिए। तो प्राइमरी में करंट चाहिए, तो सेकेंडरी का तो करंट पता है, वो तो रख दें कम से कम। सेकेंडरी में करंट कितना था 80 एम्पियर, क्लियर है भाई, तो 80 एम्पियर रख दिए। 80 डिवाइडेड बाई करंट इन द प्राइमरी इज इक्वल टू NP अपॉन NS। बताओ भाई NP है 20 अपॉन NS, हमारा 20:1 ये है NP अपॉन NS, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से IP का वैल्यू निकाल लेंगे, तो निकाल लो भाई IP 80 अपॉन 20 दैट इज कितना 80 upon 20 is equal to 4 ampere. So 4 ampere current is flowing in the input circuit. तो यहाँ पे हमारा 4 ampere का करंट है, यहाँ पे हमारा करंट जो है वो 4 ampere हुआ। Then the current in flowing in the primary coil will be, तो प्राइमरी कॉइल में कितना करंट है भाई, तो प्राइमरी कॉइल में 4 ampere का करंट है। कैसे किया देख लिया, टर्न रेशियो था 20:1, टर्न रेशियो था 20:1। तो हम लोगों ने देखा भाई अगर वोल्टेज का पूछता तो हम लोगों ने वोल्टेज वाला अप्लाई करते हैं, यहाँ करंट का पूछा है तो करंट में तो हमारा ऐसा ही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो। सो IS अपॉन IP इज इक्वल टू NP अपॉन NS, और इसको हम लोगों ने अप्लाई कर दिया और वैल्यू मिल गया 4 एम्पियर। क्लियर है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना भी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्लियर है ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 11 नंबर क्वेश्चन, चलो इसको देखो भाई। Out of the following options, which one can be used to produce propagating electromagnetic wave? Propagating electromagnetic wave produce करने के लिए out of the following option which can be used, किसको यूज कर सकते हैं for propagating electromagnetic wave? Charge moving at constant velocity, क्या constant velocity जो चार्ज आ रहा है वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को propagate या प्रोड्यूस कराएगा? ठीक है, वो तो नहीं करा था, याद होगा EM वेव को चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड नहीं, अगर एक्सेलरेटेड चार्ज होता वेरिएबल स्पीड तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता था। याद होगा हम लोगों ने EM वेव में सोर्सेस ऑफ EM वेव पढ़ा था। तो मेन जो सोर्स होता है वो क्या होता है एक्सेलरेटेड चार्ज, क्या होता है भाई, तो एक्सेलरेटेड चार्ज इज द मेन सोर्स ऑफ EM वेव। चलो ऑप्शंस देखते हैं क्या करके। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ये नहीं हो सकता, स्टेशनरी चार्ज नहीं हो सकता, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज हो सकता है, ये चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रॉन है तो क्या ये कर देगा, ये नहीं कर सकता। इसलिए क्या ऑप्शन होगा भाई, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, कुछ खास इसमें नहीं था, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। एक्सेलरेटेड चार्ज इज अ सोर्स ऑफ EM वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, बराबर देखो यहाँ पे, ये AC सर्किट का हो गया क्वेश्चन। रेजिस्टेंस R ड्रॉज पावर P व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। चलो R पावर ड्रॉ कर रहा है P व्हेन कनेक्टेड टू AC सोर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो पावर डिसिपेट हो रहा है, पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई, तो पावर इज P, एवरेज पावर जो डिसिपेशन आ रहा है इसका P है। इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विद द कॉइल। चलो नेक्स्ट केस में ये क्या किया है, इस R के साथ हम लोगों ने एक इंडक्टेंस भी प्लेस कर दिया इन सीरीज। चलो भाई ठीक है, रेजिस्टेंस सच द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स Z, ठीक है। अब जो इसका जो इम्पीडेंस हो गया वो क्या हो गया, Z हो गया, ये कह रहा है क्वेश्चन। द पावर ड्रॉन विल बी, अब न्यू पावर ड्रॉन विल बी, न्यू पावर ड्रॉन क्या होगा वो निकालना है। पावर ड्रॉन विल बी देखो PRZ इनमें है, पहले का पावर P है, पहले पावर ड्रॉन जो था वो P था प्योर रेसिस्टिव सर्किट में, और अब बोल रहा है कि नहीं भाई इसके साथ हमने इंडक्टर भी लगा दिया। अब जब इंडक्टर लगा दिए तो न्यू पावर ड्रॉन क्या होगा, इसमें ऑप्शन में देखो पहले वाला पावर P भी आ रहा है, पहले वाला P भी आ रहा है, और R और Z इनमें बताने हैं। तो न्यू पावर क्या होगा, तो ये चाहिए। तो पावर क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई, यही होता है।
VRMS, IRMS, cos पाई। तो यहाँ जो पावर डिसिपेशन जो P था वो क्या था भाई, तो इसका VRMS और IRMS और cos पाई। ठीक है, वोल्टेज तो वही है हमारा जो यहाँ पे, वही वोल्टेज हमने यहाँ कनेक्ट किया है, सीरीज में एक इंडक्टेंस तो डाल दिया है, वोल्टेज तो यही V यहाँ पे भी है। तो अभी हम लोग V के टर्म में ही बात करें तो V है ये, और IRMS क्या है, ये IRMS हुआ होगा कोई V डिवाइडेड बाई R हुआ होगा कि नहीं भाई। प्योर रेसिस्टिव वाले में ये करंट का RMS वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज का RMS वैल्यू डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, वोल्टेज का RMS वैल्यू तो V है ही, तो इसको लिख दिया। और cos फाई, तो जब प्योर रेसिस्टिव है तो cos फाई क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि कोई लीडिंग लैगिंग नहीं होता है। इसलिए समझो कि V² बाई R यही हमारा P था, यही तो हमारा P था। तो ये वाला तो फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट कंडीशन से ये अवेलेबल है, फर्स्ट जो सिचुएशन डिस्क्राइब है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली P इज V² बाई R, P इज V² बाई R। P यहाँ पे क्लियर है। चलो अब जरा इसका हम लोग देखें, तो यहाँ तो भाई cos फाई, यहाँ पे फाई आएगा क्योंकि यहाँ पे अब Z हो गया, RL सर्किट है भाई, R है इधर XL है, तो यहाँ पे R है XL है, तो यहाँ पे कुछ लीडिंग लैगिंग तो होना है, तो ये Z है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो पावर के लिए वोल्टेज वही है, VRMS वही है, लेकिन अब करंट का RMS वैल्यू क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे V डिवाइडेड बाई Z, लिखेंगे कि नहीं। यहाँ पे V डिवाइडेड बाई R होता है, लेकिन यहाँ R अब क्या हो चुका है, Z हो चुका है। सो VRMS तो वही का वही है, वही सेल कनेक्टर, वही सोर्स कनेक्टेड है, V वही है, V/Z हो गया। IRMS और cos फाई का वैल्यू क्या होता है, तो R/Z होता है कि नहीं। देखो ये R, ये XL और ये Z, तो cos फाई का वैल्यू क्या होगा, R/Z। देखो R और इधर ऐसे आया Z और ये आया फाई लीडिंग लैगिंग, ये है हमारा XL, ये है R। तो cos फाई इम्पीडेंस ट्रायंगल, ध्यान करो इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये R बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज Z, ये हो गया cos फाई इज इक्वल टू R/Z। तो R/Z ये वैल्यू हमने डाल दिया, तो क्या आया फाइनली हमें बताओ, न्यू पावर क्या आ गया, तो V² अपॉन Z² R, ये आया। अब P के टर्म में हमें लिखना है, तो P के टर्म में लिखने हैं, तो देखो भाई P तो होता था हमारा V² बाई R, तो एक R नीचे आना चाहिए, तो V² बाई R को रिप्लेस कर देंगे P से। तो चलो एक और R से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, तो V² बाई R को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखो V² बाई R एक साथ कर दिया, V² बाई R, और बाकी क्या रह गया, ऊपर आ गया R, नीचे आ गया Z, और ये दो R आ गया, दो Z आ गया, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो फाइनली क्या आ गया, P इंटू R बाई Z, P इंटू R बाई Z का होल स्क्वायर, P इंटू R बाई Z का होल स्क्वायर। तो P इंटू R बाई Z का होल स्क्वायर ये ऑप्शन है करेक्ट, P इंटू R बाई Z का होल स्क्वायर ये है ऑप्शन करेक्ट। देखो हमने R से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों किया भाई, क्योंकि ये V², ये जो है ना V², ये वाला और अपॉन R कर दिया, तो हमने एक्स्ट्रा समझो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है भाई, ठीक है। तो ये R से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आ गया पावर मल्टीप्लाइड बाई R बाई Z का होल स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाइड बाई R बाई Z का होल स्क्वायर, ये आ गया। सो न्यू पावर डिसिपेशन हमें मिल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से मैं बता दूं, पहले का जो सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ देख रहे हो रेसिस्टेंस R है, तो वो ड्रॉ कर रहा है P पावर, तो भाई जब R है रेसिस्टेंस, तो ये जो पावर ड्रॉ कर रहा है ये हमारा P है, तो P का हमने एनालिसिस किया, P का एनालिसिस किया प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए, तो VRMS क्योंकि V तो वही है, तो V और IRMS को लिख दिया V/R, और cos फाई तो 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस यानी कि कोई भी लीडिंग लैगिंग नहीं होता है, फेज डिफरेंस 0 रहता है, सबको पता है। यहाँ पे फेज डिफरेंस प्योर रेसिस्टिव सर्किट में 0 है, तो उसके हिसाब से हमने एक बार लिख लिया। और जब न्यू कंडीशन में ये है, न्यू कंडीशन में, तो न्यू कंडीशन में जो आया वो Z हमने लिखा, तो ये Z हमारा ये है, ये Z है भाई, और ये R है, और ये फेज डिफरेंस फाई है, तो R और Z cos फाई का वैल्यू लिखेंगे तो R/Z लिखने पड़ेंगे, तो R/Z आ गया, वैल्यू हमने लिख दिया, R/Z आ गया। अब इसको P के टर्म में, क्योंकि ऑप्शन में P दिया हुआ है, ऑप्शन में P दिया हुआ है, तो इसलिए इनमें हम लोगों को कन्वर्ट करने के लिए R से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, और इस तरह से हमें मिल गया। क्वेश्चन क्लियर है। अब तो हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आ जाए, 13 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई। ए रेसिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी। चलो रेसिस्टेंस पहले हम लोग ड्रॉ कर दें। चलो रेसिस्टेंस R ऑफ 300 ओम,
चलो भाई 300 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 1/पाई हेनरी, तो इंडक्टेंस ऑफ 1/पाई हेनरी ये है इंडक्टेंस, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। एसी वोल्टेज क्या है इसमें 20 वोल्ट, चलो ठीक है भाई 20 वोल्ट एंड 200 हर्ट्ज, ठीक है भाई 200 हर्ट्ज भी है, ये भी हमने मेंशन कर दिया 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज, फेज डिफरेंस निकालना है, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट चाहिए। तो भाई इम्पिडेंस ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या होगा फेज डिफरेंस इस एसी सर्किट में, करंट और वोल्टेज में क्या हमारा फेज डिफरेंस होगा। तो देखो भाई यहाँ आर है, तो अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो आर एज ए चीज़ दिखा देंगे, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 300 दिया हुआ है, लिख देंगे। चलो अब हमारा एक्सेल, एक्सेल क्योंकि ओनली एल है, एक्सेल का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, तो एक्सेल का वैल्यू तो होता है ओमेगा एल। अब बताओ भाई ओमेगा का वैल्यू कितना, तो 2 पाई इंटू एफ, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 200 हर्ट्ज, यहाँ 200 लिखेंगे, 2 पाई एफ इंटू एल, एल का वैल्यू है 1/5, एल का वैल्यू कितना था 1/5। चलो भाई इसको साफ साफ लिख लो, ओमेगा एल को निकालना चाहते हैं तो ओमेगा एल का वैल्यू आएगा, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और एल तो एल ही है, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी था 200 हर्ट्ज, 200 लिख रहा हूँ, और इंडक्टेंस था 1/पाई, 1/पाई लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल होगा और ये क्या मिल जाएगा हमें 400 मिल गया। तो 400 ओम इज एक्सेल, ये आ गया 400 और ये आ गया 300। अब बताओ फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस अब क्या होगा भाई, तो ये 300 है, ये 400 है, ये हमारा Z है, ये Z है, तो बताओ अब क्या हो जाएगा हमारा, ये फेज डिफरेंस फाई, तो हम लोग निकाल लेते हैं tan फाई, क्योंकि ये वाला पता है हमें, 400 पता है, 300 पता है, तो tan फाई इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 300, क्योंकि ये 400 है एक्सेल और ये हमारा R है क्योंकि 300 है, तो 400 डिवाइडेड 4/3, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बोल सकते हैं 4/3, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 वाला ऑप्शन देखेंगे। फिर से याद दिला दूँ, यहाँ पे हम लोगों को इम्पिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे, डेट इज फेजर डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। रेसिस्टेंस का दिखाया हम लोगों ने, रेसिस्टेंस का वैल्यू था 300 ओम और एक्सेल का वैल्यू जो ओमेगा एल आया वो हमारा 400 आ गया। कैसे आया, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी था 200 और एल का वैल्यू था 1/पाई, पाई कैंसिल हो गया और ये 400 आ गया था, तो इधर 400 है इधर 300 है, तो हम लोग निकाल लेंगे सीधा, फाई का वैल्यू निकाल लिया, tan फाई इज इक्वल टू दिस 400 डिवाइडेड बाई 300, ऐसा कर लिया और निकाल लिया, तो ये फेज डिफरेंस हमें मिल गया। कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे हम लोगों ने सुना, और जब सुन लोगे क्वेश्चन को, जब सुन लोगे तो आंसर वाले को भी सुनना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन पर देखो भाई, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड इन, ठीक है, टू ए सोर्स, 20 ओम कनेक्ट कर दिया टू ए सोर्स, एसी सोर्स है, इससे हम लोगों ने 20 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस, चलो 20 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज है 220 वोल्ट, चलो इसको लिख दिया 220 वोल्ट। अच्छा 220 वोल्ट खाली नहीं है, ये वोल्टेज इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू 220 साइन 100/, कोई बात नहीं, ये दिया हुआ, ये हमने एल लिख दिया। टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स पिक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, टाइम टेकन बताना है टू चेंज फ्रॉम पिक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, ये टाइम टेकन बताना है, पिक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। सोच लो भाई, पॉज लगा के चाहो तो ट्राई कर लो। हमें चाहिए टाइम टेकन पिक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू आने का। तो देखो भाई, इसका मैं ग्राफ ही थोड़ा दिखा दूँ अगर, तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका ग्राफ चलो देखते हैं हम लोग। तो कैसा है, वोल्टेज हमारा ये है, टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम पिक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। करंट हो या वोल्टेज हो, दोनों को, क्योंकि प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। कैसा सर्किट है भाई, तो ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में करंट हो या वोल्टेज हो, दोनों सेम फेज में चलते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में, तो फेज डिफरेंस इसमें 0 होता है, ठीक है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस इज 0। तो
वोल्टेज हो या करंट हो, वोल्टेज का अगर हम लोग दिखाएं, बात करें हम लोग, तो वोल्टेज तो हमारा 220 साइन ओमेगा टी के हिसाब से ऐसे चलेगा। वोल्टेज तो भाई ऐसे चलेगा। तो करंट कैसे चलेगा भाई? तो करंट भी तो इसी तरह कैसे चलेगा भाई? करंट भी हमारा उस तरह से चलेगा। करंट का मैं दिखाया तो करंट मान लो ऐसे चल रहा है, बट दोनों का फेज डिफरेंस तो जीरो ही रहना है। दोनों एक साथ अपने पॉजिटिव मैक्सिमा पे, एक साथ अपने नेगेटिव मैक्सिमा पे होगा, एक ही साथ जीरो होंगे। सो करंट और वोल्टेज दोनों में से किसी की बात करो तो ये पिक है मान लो। अब आरएमएस वैल्यू पे आने हैं, तो यहाँ देखो ध्यान से, साइड में दिखाता हूँ तुम्हें, ऐसे चलेगा। ठीक है, वोल्टेज हो या करंट हो, दोनों को सेम टाइम लगने हैं। तो ये मान लो करंट का पिक वैल्यू है। अब इसका आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू कितना होगा भाई? तो I0/√2 होगा। तो यहाँ पे करंट मान लो हो या वोल्टेज हो, दोनों की बात करें तो यहाँ करंट है तो ये I0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज जब हमारा V0 साइन ओमेगा टी है तो ये भी हमारा ऐसा होगा। मीन्स करंट का अगर हम लोग पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये I0 पिक वैल्यू क्या होगा? तो वोल्टेज का पिक वैल्यू 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 20। ठीक है, और ये हो गया साइन और ओमेगा टी दिया ही है 100 पाई टी। चलो ठीक है, ये हो गया एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द करंट। अब इसका आरएमएस वैल्यू से पिक वैल्यू, तो इतना एक्सप्रेशन एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं। हम लोग चाहते तो यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे डायरेक्ट कि वैल्यू क्या लिखना है। हमें तो चाहिए पिक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू में आने का टाइम। तो यहाँ देखो हम लोग करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जब हमें पता है तो ये वैल्यू रख सकते हैं भाई, वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। हमें वो टाइम चाहिए जब हमारा करंट क्या हो जाए? आरएमएस वैल्यू मीन्स I0/√2 हो जाए। तो करंट का वैल्यू अगर मैं I0/√2 रख दूँ और सॉल्व कर लूँ तो हमें वो टाइम मिल जाएगा ये 100 पाई टी। ओमेगा के टर्म में भी छोड़ सकते थे, चलो सिंबॉलिक काम करें, सिंबॉलिक कर देता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो 100 ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ऐसा लिख दिया। अब ये देखो I0 से I0 कैंसिल होगा और ये मिल जाएगा हमें क्या भाई? तो 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये मिल गया हमें। और इससे टाइम का वैल्यू हमें निकालना है भाई, इससे हमें टाइम का वैल्यू निकालना है। तो बताओ भाई, यहाँ से टाइम का वैल्यू अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ के बाद एक बार मैं ऊपर लिखना चाह रहा हूँ। तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। देन साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा भाई? तो देन साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 1/√2 है तो ये क्या है? π/4 है, क्या ये π/4 है। तो यहाँ से हम लोगों को पता लगेगा कि ओमेगा टी क्या होना चाहिए भाई? साइन ओमेगा टी का वैल्यू, तो ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी इज, साइन ओमेगा टी आया था 1/√2, इट मीन्स ओमेगा टी इज π/4। ठीक है, साइन ओमेगा टी 1/√2 तो ओमेगा टी इज π/4। और यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो π/4 ओमेगा। टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? π/4 ओमेगा। तो टी का वैल्यू जब π/4 ओमेगा आएगा तो हम लोग अब क्लियरली लिख सकते हैं। देखो टी इज इक्वल टू π/4 ओमेगा आया है, तो यहाँ से हम लोग दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू π/4 और ओमेगा का वैल्यू 100 पाई था, तो यहाँ लिख देंगे 100 पाई। ओमेगा का वैल्यू 100 पाई था, देख रहे हो, ओमेगा का वैल्यू दिया है 100 पाई। तो इससे क्या होगा? पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/400। 1/400 आ गया। टाइम का वैल्यू आ गया 1/400 सेकेंड। 1/400 सेकेंड आ गया। 1/400 सेकेंड वो कितना लिखोगे बोलो? मैं देखो यहाँ पे सब 25 पेपर में लिखा हुआ है, तो ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। 1/400 सेकेंड आया है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, बोलो अगर ऊपर 100 और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 400 और 10⁴ ये आ गया। और इसको लिखेंगे 25 × 10⁻⁻⁴, 25 × 10⁻⁻⁴ ऐसा लिख सकते हैं। 25 × 10⁻⁴ सेकेंड। 25 × 10⁻⁻⁴ वाला -4 वाला है नहीं, -3 वाला है, तो इसको लिख सकते हैं। -3 वाला है तो चलो ठीक है भाई, तो 2.5 × 10⁻⁻3 ये तो लिख सकते हैं। तो 2.5 × 10⁻⁻3 ऐसा लिख सकते हैं। 2.5 × 10⁻⁻3 ये वाला लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई खास बात नहीं थी, कैलकुलेशन थोड़ा करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करने होंगे। देखो ये वोल्टेज दिया हुआ था ये, अब तुम्हें निकालना है वो टाइम जब ये पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू हो जाए। तो पीक वैल्यू तो I0 है और I0 से I0/√2 कम हो जाएगा। तो पीक वैल्यू तो इसका I0 था, I0/√2 कम हो जाए, तो I0/√2 रख दिया हमने, सॉल्व कर दिया।
आई नॉट बाई रूट 2 कब होगा भाई, तो वो टाइम मान लो t है, तो t टाइम पे ये आई नॉट बाई रूट 2 हो गया, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं 1 बाई रूट 2 हो गया ये वैल्यू साइन ओमेगा टी का, आई नॉट कैंसिल होकर के, और इसको हम लोगों ने ओमेगा टी पाई बाई 4 आया, ओमेगा टी पाई बाई 4 आया, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम का वैल्यू हमें मिल गया 1/400 सेकेंड, लेकिन 1/400 नहीं है, 10⁻³ का है, इसलिए उसने हम लोगों ने कन्वर्ट किया और इस तरह से फाइनली वैल्यू मिल गया। चलो कोई परेशानी नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, Which of the following combination should be selected for better tuning of LCR circuit? याद है ना, LCR सर्किट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिंग सर्किट, इससे हम लोग ट्यून करते हैं और डिजायर्ड रेडियो या टीवी स्टेशन को हम लोग ट्यून होकर के उसके प्रोग्राम्स को हम लोग रिसीव करते हैं अपने टीवी सेट से या रेडियो सेट से, एफएम से। तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि हमें यूज़ करना चाहिए फॉर बेटर ट्यूनिंग? बेटर ट्यूनिंग मीन्स क्या? फॉर बेटर ट्यूनिंग कह रहा है, तो बेटर ट्यूनिंग मीन्स क्या? ट्यूनिंग किसको बेटर कहते हैं? जिसका क्वालिटी फैक्टर बेटर, जिसका क्यू फैक्टर लार्जर हो। तो क्यू फैक्टर जिसका लार्जर होगा वही बेटर ट्यूनिंग होगा, मीन्स लार्जर क्यू, बेटर क्वालिटी मीन्स लार्जर क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में शार्पनेस लार्जर हो। क्वालिटी फैक्टर क्या मेजर करता है? शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व ऑफ द ट्यूनिंग सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर जिसमें ज़्यादा, और क्वालिटी फैक्टर क्या होता था याद होगा तुम्हें? क्वालिटी फैक्टर होता है XL/R बोलें या XC/R बोलें, यही होता था। चलो किसी एक को पकड़ लो, तो ω/L/R, और ओमेगा को क्या लिखते हैं भाई? तो 1/√LC लिखते हैं ओमेगा को, याद होगा ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, और ये L और ये R, इट मीन्स क्या आया? तो ये कुछ लोग डायरेक्ट भी इसको याद रखते हैं 1/R और √L/C, ये तो हो गया, देख रहे हो? ये L है, C है, रूट के अंदर आएगा ये, तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो L/C आ जाएगा। जो ये है क्वालिटी फैक्टर का फाइनली एक्सप्रेशन। अगर RLC के टर्म में बात करें हम लोग, तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वालिटी फैक्टर इज 1/R √L/C। अब इसको देख करके हम लोग अगर डिसाइड करें, तो वी नीड मिनिमम वैल्यू ऑफ R। मिनिमम वैल्यू R हमारा कम से कम डिनोमिनेटर में, तो कम से कम हो, तो यहाँ देख रहे हो कि ये वाला सबसे कम है वैसे तो, और एक फिर ये है, ये है R, और L ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो बताओ भाई L ज़्यादा से ज़्यादा हो, यहाँ 3.5 या 1.5 है, तो यही ज़्यादा सूटेबल है। और C भी कम से कम हो, जितना कम हो जाए, C कम हो जाए डिनोमिनेटर, तो कम वाला यही है, कम वाला तो यही है। तो यही है जो रिक्वायर्ड पैरामीटर फुलफिल कर रहा है। R का मिनिमम वैल्यू, R का मिनिमम वैल्यू सारे ऑप्शन में, L का मैक्सिमम वैल्यू, L का मैक्सिमम वैल्यू है सारे ऑप्शन में, और C का मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है, C का मिनिमम वैल्यू, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ LCR विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, इट मीन्स मैक्सिमम शार्पनेस। तो इसका रेजोनेंस कर्व इस तरह से शार्प आएगा सच दैट कि जिस फ्रिक्वेंसी को ट्यून होगा उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट बहुत ज़्यादा होंगे, बाकी रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन करस्पॉन्डिंग करंट नेग्लिजिबल होगा। सो रिसीविंग सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट में मैक्सिमम करंट विल बी ड्रॉन करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी। अगर ये रेडियो मिर्ची का है तो रेडियो मिर्ची के सिग्नल रिसीव होंगे, सोनी टीवी का है तो सोनी टीवी के प्रोग्राम्स को हम लोग रिसीव कर पाएंगे। तो यही होता है ट्यूनिंग सर्किट का पर्पस। क्लियर है? यहाँ तक इन्फॉर्मेटिव था, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन, फटाफट देखो। द कंडीशन अंडर विच ए माइक्रोवेव ओवन हीट अप फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट इफिशिएंटली। देखो भाई, कोई भी माइक्रोवेव ओवन होता है तो इसमें जो वाटर कंटेनिंग फूड है, वाटर कंटेनिंग जो फूड एलिमेंट्स हैं हमारे पास, फूड आइटम्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन क्या जो फ्रीक्वेंसी है, वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी और ये माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी अगर ये मैच कर जाए तो ये मैक्सिमम एनर्जी रिसीव करेंगे, रेजोनेंस में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे भाई, रेजोनेंस में आ जाएंगे। कौन? वाटर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन में जो माइक्रोवेव यूज़ करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी अगर वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो रेजोनेंस कंडीशन में आ जाता है, और उस कंडीशन में मैक्सिमम एनर्जी विल बी रिसीव्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी माइक्रोवेव से रिसीव करके और हीटअप हो जाते हैं। तुम्हें याद होगा या पता होगा तुम्हें, जो कंटेनर होते हैं माइक्रोवेव में डालने के लिए, माइक्रोवेव में अगर तुम्हें
अगर हीटिंग करने हैं, वाटर हीटिंग करना है या कुछ भी फूड आइटम अगर हीटिंग करना है तो उसका कंटेनर अलग होता है। इसका कंटेनर के मॉलिक्यूल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वाइब्रेशन का, वो हमारा माइक्रोवेव के फ्रीक्वेंसी से मैचिंग नहीं करता। जो सॉलिड जो कंटेनर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैचिंग नहीं करेगा, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से मैचिंग नहीं करेगा। और नहीं करने से क्या होगा, ये नेग्लिजिबल हीटिंग होगा, इसका हीटिंग कम होता है। और जो फूड आइटम्स जो होंगे, वाटर मॉलिक्यूल कंटेनिंग फूड आइटम्स, इनमें रिसीविंग मैक्सिमम होगा, तो इनका हीटिंग ज़्यादा होगा, ये सबसे ज़्यादा हीटिंग होंगे। कंटेनर उतना हीटेड नहीं होता जितना कि फूड आइटम्स हीटेड होते हैं। तो माइक्रोवेव में अगर हम लोग रख करके निकालें तो कंटेनर का उतना हीटिंग नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा हीट रिसीव, ज़्यादा एनर्जी माइक्रोवेव से, जो माइक्रोवेव से एनर्जी रिसीव किया वो किसने किया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने किया, ड्यू टू वाइब्रेशन मैचिंग, फ्रीक्वेंसी मैचिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनता है कि क्यों हम लोग वाटर मॉलिक्यूल वाला हीटअप हो जाता है माइक्रोवेव से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज़ नो रिलेशन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये नहीं है भाई, रिलेशन है यहाँ पे, सेम वाला होना चाहिए। माइक्रोवेव में अगर यूज होना है, इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस हीटिंग इन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड यहाँ हीटिंग कर रहा है, ऐसा बात नहीं होता। और माइक्रोवेव आर हीट वेव, सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, ये हीटिंग करता है, लेकिन यही हमारा ऑलवेज हीटिंग, इंफ्रारेड भी तो हीटिंग करता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंटली हीटेड होते हैं फूड आइटम्स कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैचेज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव, और वो रेजोनेंस में आकर के मैक्सिमम एनर्जी रिसीव करते हैं। जैसे ट्यूनिंग सर्किट अपना रिसीव करता है रेजोनेंस में आकर के मैक्सिमम करंट, वैसे ये मैक्सिमम एनर्जी रिसीव करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, और लगा करके ट्राई कर सकते हो। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट यहाँ क्वेश्चन दिया है भाई, ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये है हमारा एसी सोर्स, कनेक्टेड टू एन इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी एंड रेसिस्टेंस। अगेन देखो, एक इंडक्टेंस आ गया, एक रेसिस्टेंस आ गया। रेसिस्टेंस कितना, 20 ओम, और इंडक्टेंस का वैल्यू है 0.2 हेनरी। क्लियर है भाई? ठीक है। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, कुछ नहीं बोल रहा। तो कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या समझने हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सो हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो क्या मिलेगा वो, वी आरएमएस डिवाइडेड बाई जेड का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। तो बताओ भाई, वी कितना है, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू कितना है, आरएमएस वैल्यू ये है ना, ये 220 वोल्ट, कुछ नहीं दिया, क्या है, आरएमएस वैल्यू है। तो ये तो डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू ही है 220 वोल्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाई जेड, जेड कितना, तो भाई इसके लिए अब निकालो, जेड का वैल्यू हो जाएगा, एलआर सर्किट है इसलिए एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, 220 है डिवाइडेड बाई एक्सएल, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल। चलो एक्सएल का वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर देता हूँ इधर। तो एक्सएल का वैल्यू हो गया ओमेगा एल, ओमेगा क्या होता है भाई, तो 2 पाई एफ होता है, तो इंटू एल हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, तो 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज हो गया, और इंटू बाई एल, तो एल का वैल्यू बोलो कितना था, एल का वैल्यू था 0.2 मीन्स 2/10, 2/10 हमारा यहाँ हो गया, ये 2/10, 0.2 मीन्स 2/10, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 10 और ये 2 पाई, तो कितना हो गया 10 इंटू 2 पाई मीन्स 20 पाई। तो 20 पाई इज द वैल्यू ऑफ, देख लो भाई, ओमेगा एल दैट इज 2 पाई एफ एल, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, और 0.2 था 0.2 लिख दिया, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 20 20 पाई। क्लियर है, 20 पाई है एक्सेल वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 20 पाई का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस था 20, तो इसका 20 का स्क्वायर। चलो बहुत अच्छे, ये हो गया 220 न्यूमरेटर में, और यहाँ क्या हो गया 20 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, और अंदर में रह जाएगा कितना भाई, तो पाई स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 20 से यहाँ 0 कैंसिल होगा, और ये बच गया 11 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, पाई स्क्वायर खुद ही 10 होता है, और ये 1 11 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 11, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल हो गया अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 कितना होगा भाई, अंडर रूट 11 कितना होगा भाई, तो 3 होता तो 9 होता तो 3 हो जाता,
और 16 तो 3 पॉइंट समथिंग 3.4 के अराउंड होगा, 3.33 यही तो है ऑप्शन। 33 होगा नहीं, 5 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, तो ये हो गया, तो अराउंड 3.33, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, दैट इज √11 आना है। √11 में जो आया वो हम लोग लिख देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.4 एम्पियर का करंट एग्जिस्ट करेगा इन द सर्किट। किया क्या, कुछ भी नहीं भाई, तो VRMS अपॉन Z हमें लिखने पड़ेंगे। VRMS लिखा हुआ है, VRMS दिया हुआ था, अपॉन Z का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया और लिख दिया। पाई स्क्वायर का वैल्यू 3.14, पाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं भाई, तो 3.14 का स्क्वायर करोगे ऑलमोस्ट 10 आता है। ये कभी भी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। 3.14 का स्क्वायर करोगे तो ऑलमोस्ट ये 10 आता है। चलो आगे बढ़े हम लोग, तो कोई परेशानी नहीं है अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, फटाफट देखो भाई इसको। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर E एंड B इज। भाई ये तो इन्फॉर्मेटिव है। EM वेव के प्रॉपर्टी में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रहा है भाई, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और दोनों का वाइब्रेशन का फेज सेम था। इट मीन्स दोनों सेम एक ही साथ मैक्सिमम पे आएंगे, एक ही साथ जीरो होंगे, एक ही साथ पे नेगेटिव मैक्सिमम पे आएंगे, तो ये भी नेगेटिव मैक्सिमम पे, मीन्स दोनों में फेज डिफरेंस क्या होता था, जीरो होता था। ये तो प्रॉपर्टी है, इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए फेज डिफरेंस विल बी जीरो, यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सेम फेज में होता है, एक ही साथ अपना पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, एक ही साथ अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ऐसे ही चलते रहते हैं। डायग्राम और अच्छे से प्लॉट करोगे, हमने प्लॉट करवाया था, तो दोनों का सेम फेज में चलता है ये, तो ये क्लियर है, ये समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ERMS, ये द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो फिर आ गया EM वेव के प्रॉपर्टी में, याद है ना, EM वेव और इसका प्रॉपर्टी क्या था भाई, तो E0 अपॉन B0 इसी से रिलेटेड है, इज इक्वल टू C, 3 × 10⁻8 ये होता था। अब कह रहा है कि ERMS हमारा ये है, ERMS ये है, तो E0 कितना हो जाएगा, तो 6 वैल्यू है ERMS का, तो 6√2 हो जाएगा पीक वैल्यू, पीक वैल्यू चाहिए हमें, और ये तो हमारा ये है RMS वैल्यू दिया है, RMS वैल्यू दिया, ERMS इज 6 वोल्ट पर मीटर, तो 6√2 हो गया इसका पीक वैल्यू, डिवाइडेड बाई B0, B0 तो हमें निकालना ही है, B0 ही निकालना है, द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये B0 निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸, बस अब तो कैलकुलेट कर देने हैं। तो बताओ भाई यहाँ से कितना आ गया, B0 का वैल्यू कितना आ गया, तो B0 का वैल्यू हो गया 6√2 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸। इससे क्या मिल जाएगा हमें, बताओ, 3 × 2√2 × 10⁸, 2√2 × 10⁸, 2 × 1.41 × 10⁸, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.82 × 10⁸, 2.82 या 2.83 × 10⁻⁻8, -8 नहीं, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2.8 × 10⁻⁻8 होता है, तो -8 चलेगा बिल्कुल, ठीक है। 2√2 × 10⁻⁸ यही होगा, 2.83 × 10⁻⁸, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। B0 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, 6√2 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁸, ये हो गया 2√2 × 10⁻⁸, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, और ये आ गया 2.82 बोले, 2.83 बोले, एग्जैक्ट में बोलेंगे 2.83 आ जाएगा, और ये वैल्यू मिल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या होगा इसमें, XL = XC, इफ XL = XC देन द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए, यही है। XC = XL भाई, ये कंडीशन दैट इज रेजोनेंस है इसमें, ये तो सीरीज LRC सर्किट, ये वोल्ट मीटर है, इसको भी काउंट नहीं करना है सर्किट में, ये हमारा सीरीज LRC सर्किट, और इस सर्किट में हम लोगों ने ऐसे सोर्स कनेक्ट कर दिया है, और XC = XL, देखो भाई तीनों सीरीज में है, तो करंट तो ज़रूर सेम होंगे, करंट तो भाई
तीनों में सेम होने क्योंकि सीरीज में है। ये वोल्ट मीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर है। कैसा वोल्ट मीटर है? आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए हम लोगों को इसका नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ ये देखने हैं ये क्या करेगा। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब समझो पोटेंशियोमीटर की तरह एग्जैक्ट मेजर कर देगा विदाउट ड्राइंग एनी करंट, मीन्स विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल सर्किट। ये पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई आर एम एस इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्सएल, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ आई आर एम एस इंटू एक्सी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस इधर है तो यहाँ पे होता था वी एल, इधर होता था वी सी। वी सी का वैल्यू भी वही आई आर एम एस इंटू एक्सी, और वी एल है आई आर एम एस इंटू एक्सएल। तो इसलिए दोनों जब एक्सएल एक्सिस सेम है तो ये दोनों वोल्टेज भी सेम है। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट है, और ये जितना होना होगा होगा। तो अगर हम लोग वोल्ट मीटर के रीडिंग की बात करें तो ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है क्रॉस एल एंड सी, क्रॉस एल एंड सी कनेक्टेड है। तो हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस नेट ये। तो ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका फेजर डायग्राम होना चाहिए। मीन्स वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी इक्वल टू, रीडिंग इज इक्वल टू वी एल प्लस वी सी, वी एल प्लस वी सी। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, बट विद फेजर डायग्राम मीन्स वेक्टोरियली। और वेक्टोरियली क्या बता रहा है ये कि ये जितना होगा माइनस जे कैप में वो इतना होगा जे कैप में। इट मीन्स ये क्या है? जीरो। सो नेट जो हमारा आएगा एक्सी और एक्सएल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी जीरो, क्योंकि फेजर डायग्राम भाई फेजर की तरह ऐड करने हैं, वेक्टर की तरह ऐड करने हैं, और वेक्टर की तरह ऐड करेंगे तो ये जीरो आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू देखो करंट सेम है क्योंकि सीरीज में है, और एक्सएल एक्सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए ये जितना होगा यही इतना होगा, दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों वेक्टोरियली कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये मिल गया हमें जीरो अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी। सो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं। बंधु बोलो भाई, छोटे बंधु बड़े बंधु सब बोलो। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। फिर ईएम वेव लग रहा है। देखो भाई क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इज सेम एज दैट ऑफ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इज सेम एज दैट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अच्छा, तो ये तो इन्फॉर्मेटिव हो गया। तुम्हें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेशन, ईएम वेव का प्रोपगेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसके डायरेक्शन में होता है। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। तो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में ये हो जाएगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्फॉर्मेटिव था, प्रॉपर्टी जिसको याद है वो कर लेगा, नहीं याद है तो नहीं कर पाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन जल्दी देखो भाई। इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज 1:2। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ध्यान रहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर मीन्स इधर हमारा कम है इनपुट की साइड में और इधर हमारा नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, 1:2 का टर्न रेशियो। ठीक है। इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो 1:2, एल लैग्रेंज सेल डीसी ऑफ 1.5, डीसी ऑफ 1.5 वोल्ट लैग्रेंज सेल। यहाँ पे डीसी हमने कनेक्ट कर दिया है, क्वेश्चन लिख रहा है रेशियो वीएम convergently connected across the primary coil. The voltage developed in the secondary coil would be, voltage developed across the secondary क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ने ऐसे सोच लेते हैं कि अच्छा वोल्टेज का रेशियो तो भाई टर्न रेशियो होता है तो NS/NP होता है जो कि हमारा 1:2 है, इसलिए वोल्टेज हमारा 2 टाइम्स VP हो जाएगा। और 2 टाइम्स और VP कितना था? तो VP 1.5 था, तो उस हिसाब से ये 3 वोल्ट सोच लेंगे और 3 वोल्ट करके ये टिक लगा देंगे, लेकिन ये रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड यहाँ नहीं होगा, नॉट वैलिड। क्यों? अरे क्यों? ये तो झटका लग गया। झटका इसलिए लग गया क्योंकि ये एक लैग्रांज सेल है, एक डीसी सेल है जो आपने इनपुट में लगाया है। यहाँ पे डीसी सेल है, ये जो भी करंट पास कराएगा वो फिक्स्ड रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। और जब कांस्टेंट है तो फील्ड भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फील्ड है तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं करेगा। इसलिए बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर इज यूजफुल ओनली फॉर एसी सर्किट, नॉट फॉर डीसी। डीसी वोल्ट है ये, डीसी वोल्ट को ये स्टेप अप नहीं करेगा भाई, एसी को करेगा। क्यों? क्योंकि चेंज होना चाहिए। याद होगा फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई,
भाई यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तभी तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब ये एसी होता तब यहाँ पे कभी ऐसे करंट कभी ऐसे करंट, तो भाई फील्ड भी कभी ऐसे कभी ऐसे, तो यहाँ फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। याद होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस ऑफ d∅/dt। तो भाई जब एसी सोर्स यहाँ लगाओगे तो एसी सोर्स यहाँ पाओगे क्योंकि फ्लक्स चेंज होता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली डेवलप होगा वोल्टेज। लेकिन जब यहाँ डीसी लगा दिया तो भाई ये करंट ही चेंज नहीं करेगा, और जब करंट ही नहीं चेंज करेगा तो इधर फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा, जीरो, सिंस फ्लक्स इज कांस्टेंट सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो। दैट इज व्हाई ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली फॉर एसी सर्किट, नॉट फॉर डीसी। डीसी में काम ही नहीं करेगा, अब कितना भी लगा लो यहाँ जीरो आता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगा, 0 वोल्ट। इन द सेकेंडरी वी विल गेट 0 वोल्ट वोल्टेज, यही मिलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, सिर्फ एसी में काम करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। चलो इसको देखा जाए। इन द सर्किट गिवन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, देखो यहाँ है ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, इसका रीडिंग चाहिए भाई, इसका रीडिंग चाहिए। देखो यहाँ 150 वोल्ट, ये है 150 वोल्ट, किसका है, ये है VL, और ये है 150, ये भी 150 वोल्ट है, ये किसका है भाई, ये है VC। अच्छा, और ये हमें चाहिए, देखो ये VR, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ देखोगे मैंने भी डिस्कस किया था दूसरे क्वेश्चन में कि ये सीरीज LRC सर्किट, यहाँ पे जो भी वोल्टेज होता है और करंट होता है वो सेम फेज में होता है अक्रॉस R। इसलिए जो भी करंट का फेज है, मान लो ये करंट का फेज है, करंट, तो इसी डायरेक्शन में इसी फेज में वोल्टेज होगा VR। लेकिन VL ऐसे होगा क्योंकि वोल्टेज लीड करता है प्योर इंडक्टर में करंट को, ये करंट है, करंट को वोल्टेज लीड करता है प्योर इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में करंट लैग्स वोल्टेज लीड, सो वोल्टेज इज लीडिंग करंट, करंट इज लैगिंग वोल्टेज, वोल्टेज इज लीडिंग करंट, सो ये VL। और प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, तो करंट तो यहाँ फिक्स्ड है, वोल्टेज लैग करता है, इसलिए VC इधर दिखाते हैं। और इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा, इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा VR, ये जो होगा ना V मेन, यहाँ का जो वोल्टेज मेन है वो क्या होगा, VR प्लस VC प्लस VL, लेकिन फेजर डायग्राम वेक्टर डायग्राम के साथ। तो बताओ भाई VC और VL इन तीनों का वेक्टर सम करना है, तो VC ये वाला जो है, VL है 150, ये भी है 150, लेकिन ये दोनों 150 150 एक दूसरे को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो जो हमारा मेन होगा तीनों का वेक्टर सम, तीनों का वेक्टर सम क्या होगा, वही होगा जो VR है। इसलिए ये जो V मेन जो तुम्हारा 300 वोल्ट दिख रहा है वही हमारा VR है, क्योंकि ये तो दोनों कंबाइंड करके क्या मिल गया, 0 मिल गया, ये दोनों कंबाइंड करके 0 मिल गया। सो VR यानी वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है वो क्या है, वो यही है रीडिंग जो V मेन है, और V मेन तो दिया हुआ है डायग्राम में, कितना 300 वोल्ट, सो दिस विल बी 300 वोल्ट है। याद होगा ऐसे सर्किट में जब तीनों होते हैं तो ये फॉर्मूला तो मैंने बताया था भाई मेन क्लास में कि मेन वोल्टेज विल बी इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हो ये हो गया VR स्क्वायर। चलो भाई ये तुम्हें देखने में परेशानी हो रही है, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, तो 150 माइनस 150 इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, 0 होगा। यही हमारा V मेन है जो कि 300 वोल्ट है, तो ये क्या हो गया, VR हो गया। सो VR इज इक्वल टू 300 वोल्ट। तो 300 वोल्ट पे यहाँ पे ऑप्शन पे टिक मार देंगे फटाफट, तो काम हो जाएगा। क्लियर है, 300 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, चलो जल्दी देख लो भाई। इन एन AC सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट आर, ये दिया हुआ है EMF, ये दिया हुआ है करंट, ये दिया हुआ है 314t प्लस π/3, साइन है पॉजिटिव कोफिशिएंट है 1। चलो ठीक है। एवरेज पावर कंजम्पशन, अच्छा यहाँ पे पावर कंजम्पशन पूछा जा रहा है भाई, तो पावर कंजम्पशन क्या होता है, तो होता है VRMS, IRMS एंड cos phi पावर फैक्टर। चलो भाई VRMS कितना है, तो V पीक है हमारा 200, V पीक वैल्यू है भाई 200, इसलिए VRMS क्या हो जाएगा 200/√2। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। चलो IRMS का वैल्यू बोलो, तो IRMS यहाँ पे पीक वैल्यू क्या है, यहाँ पे पीक वैल्यू है 1, इसलिए 1/√2 ये हो गया IRMS। cos phi का वैल्यू बोलो,
यहाँ पे 314t 314t प्लस पाई बाई 3 मीन्स पाई बाई 3 इज द फेज डिफरेंस। क्लियर है? सो पावर कंजम्पशन क्या हो गया, √2 मल्टीप्लाई होकर के ये 200 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, √2 मल्टीप्लाई करें और ये हो गया 1/2। क्लियर है? cos पाई बाई 3 इज 1/2 सबको पता है। तो यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा ये 100/2 मीन्स 50। तो ये 50 वाट का पावर कंजम्पशन होगा। क्लियर है? 50 वाट इज द पावर कंजम्पशन। किया कुछ भी नहीं है, फेज डिफरेंस नोटिस किया, पाई बाई 3 नोटिस करने के पहले तुम्हें साइन मैच करा ले रहे हैं वो, और ये जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव वो पॉजिटिव मैच करा लेने हैं, क्योंकि अगर साइन कॉस हो जाता तो ऑलरेडी पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आ जाता, वो ध्यान रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो 50 वाट विल बी द पावर डिसिपेशन। हटा दें इस क्वेश्चन को। बोलो भाई, यहाँ तक तो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एंड कंसीडर टू सिचुएशन व्हेन द कैपेसिटर इज एयर फील्ड एंड व्हेन द कैपेसिटर इज माइका फील्ड। करंट थ्रू द रेसिस्टर इज आई है करंट थ्रू रेसिस्टर, एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज वी, यानी कि वी है वीसी। अब इसके बारे में बताना है। ऑप्शन दिए हुए वी ए ग्रेटर देन, वी ए लेस देन, वी ए इक्वल टू और आई। करंट और वोल्टेज दोनों में बताने हैं दो केस में। ये वाला समझो फर्स्ट केस, इसके लिए ए लिखा होगा और ये है बी, क्योंकि यहाँ ए भी होना चाहिए था वैसे, तो वी ए भी लिखा है। तो वी ए मीन्स वोल्टेज इन ए केस और ये है बी केस। इस तरह से इसको हम लोग समझें। चलो भाई, पहले करंट की बात करें अगर, तो ये कैसा सर्किट है, तो आरसी सर्किट है। तो आरसी सर्किट है तो एक पहले मैं आर दिखा दूँ, ये आर है भाई और ये सी है कैपेसिटेंस। तो आरसी सर्किट हो गया। इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस सम एसी सोर्स। एसी सोर्स जो भी होगा, कम से कम ये वोल्टेज मान लो वी है, वी आर एम एस, ये हमारा वी आर एम एस वी है, ये सी है। और फर्स्ट केस में ये कह रहे हैं इन केस ए ये है कैपेसिटेंस सी नॉट मान लो, या सी है कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आर है। इन केस बी केस हमारा चेंज हो चुका है। बी केस में क्या हुआ है भाई, तो बी केस में हम लोगों ने माइका फ्री कर दिया है। क्वेश्चन में दिया है नाउ इट इज माइका फ्री, तो रेजिस्टेंस आर तो रहेगा, बट यहाँ पे अब ये माइका फील्ड कैपेसिटर है। तो माइका फील्ड कैपेसिटर होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा के सी नॉट बोल सकते हैं, सी डैश इज इक्वल टू के सी नॉट। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है भाई। और यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइका डाल दिया है तो यहाँ का न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। इसलिए ये क्या हो गया, के टाइम्स सी हो गया। तो कैपेसिटेंस इज इंक्रीज, के टाइम्स इंक्रीज हो गया कैपेसिटेंस। चलो करंट की बात कर रहे थे, तो करंट का अगर हम लोग बात करें तो करंट होता है भाई, यानी करंट जो होगा वही तो हमारा आर रेसिस्टर के क्रॉस करंट होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। सो करंट जो भी है वो आई आर है या आई सी है, दोनों तो सेम ही बात है। तो आई आर जो है यानी कि आई है वो हमारा वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस होगा। तो वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस लिखने पड़ेंगे। वोल्टेज तो हमारा वी आर एम एस दिया ही हुआ है, वो वोल्टेज भी है समझो, क्योंकि सोर्स तो हमारा सेम ही है, सोर्स हमारा सेम है। तो वोल्टेज भी लिख दिया और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस हमारा ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी। एक्स क्या होता है 1/ओमेगा सी, तो उसका स्क्वायर करोगे ये। तो ये हो गया हमारा करंट का एक्सप्रेशन। अब देखना है, कंपेयर करना है कि फर्स्ट केस में ज़्यादा करंट होगा कि सेकंड केस में, क्योंकि यहाँ देखो कंपेरिजन मांग रहा है। तो यहाँ पे देखो कि सेकंड केस में अगर हम लोग बात करें सेकंड केस के लिए, तो सेकंड केस में क्या चेंज हो जाएगा भाई, तो सेकंड केस में चेंज ये हो जाएगा कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हो चुका है, पहले वाले से इंक्रीज हो चुका है। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज, यहाँ देखो कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस डिनोमिनेटर में है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये वाला वैल्यू ओवरऑल देखो डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे अगर ये इंक्रीज हुआ सी के बी केस में अगर हमारा इंक्रीज हो गया कैपेसिटेंस, तो ये वैल्यू डिक्रीज मीन्स ये डिनोमिनेटर कंप्लीट जो है वो डिक्रीज हो गया। और ये डिक्रीज होने से क्या होगा, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल देखो यहाँ वोल्टेज है और यहाँ पे इम्पिडेंस है। तो C का वैल्यू इंक्रीज होने से ये वैल्यू डिक्रीज हुआ, तो ये इम्पिडेंस डिक्रीज हुआ और ये डिक्रीज हुआ तो ओवरऑल करंट इंक्रीज हुआ। इसका मतलब IB विल बी ग्रेटर देन IA। करंट इंक्रीज हुआ B केस में तो IB विल बी ग्रेटर देन IA। तो ये वाला ऑप्शन तो भाई रॉन्ग हो जाएगा, IB ग्रेटर देन IA आ रहा है। तो करंट का तो हम लोगों को क्लियर हो गया। करंट तो होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई Z, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई Z का वैल्यू R² प्लस XC² कर दिया। XC तो तुम्हें बताइए 1/ओमेगा C होता है।
एक्सी तो वैल्यू सबको पता है 1/ओमेगा c होता है, और ये c का वैल्यू क्योंकि सेकंड केस में इंक्रीज हो चुका है तो इंक्रीज होने से ये वैल्यू हो गया डिक्रीज, और ये वैल्यू डिक्रीज होने से डिनोमिनेटर डिक्रीज, तो ओवरऑल करंट का वैल्यू इंक्रीज। सो IB बी केस में जो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ था, करंट का वैल्यू कम हो गया, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा। बाकी ऑप्शन का हम लोग को चेक करते हैं। चलो अब दूसरा ऑप्शन वोल्टेज पे है, तो वोल्टेज के लिए अलग हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले इसको मैं डिलीट करूँ, स्पेस बन जाएगा। अब जरा देखें हम लोग कि वोल्टेज का हम लोग कंपेयर करेंगे। वोल्टेज देखने हैं दोनों केस में। चलो कोई बात नहीं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस हम लोग निकाल रहे हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा मेन वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, मेन वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस करेंगे तो करंट मिलेगा, मतलब IRMS हमें चाहिए इनटू XC, क्योंकि वोल्टेज जो निकालना है एज पर द क्वेश्चन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है तो IRMS इंटू XC होगा, और IRMS कितना होगा तो वोल्टेज RMS डिवाइडेड बाई Z का वैल्यू रखेंगे हम लोग, और ये XC तो होता है भाई 1/ओमेगा c। ये कैलकुलेट करना है। तो चलो भाई आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। तो वोल्टेज तो V है एज इट इज, जैसे इधर था V वैसे ही ये भी V है। अब यहाँ Z की वैल्यू, Z का वैल्यू रखने पड़ेंगे, तो R² प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इंटू 1/ओमेगा c, ये वैल्यू आ गया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तभी तो VC कंपेयर कर पाएंगे, और कंपेयर करने के लिए हम लोग के पास हिंट क्या है भाई कि C' इज A टाइम्स C, मतलब B केस में जो कैपेसिटेंस है वो A केस में कैपेसिटेंस से लार्जर है, K टाइम्स लार्जर है। तो ये तो अपना है, पहले तो एक्सप्रेशन निकालने फिर कंपेयर कर पाएंगे। तो ये V हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट, ये देखो R² और प्लस 1/ओमेगा² C² है, और यहाँ पे 1/ओमेगा c है ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन। अब इसको ज़रा हम लोग कैलकुलेट करें एलसीएम लेकर के, तो कैलकुलेशन करने हैं। कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस बना लो। चलो कैलकुलेशन के लिए VC इज इक्वल टू, अब ये V एज इट इज है भाई, और यहाँ पे वैल्यू देखो, अगर ये एलसीएम ले लेते हैं ओमेगा² C² और एलसीएम लेकर के बाहर निकाल लें तो ये 1/ओमेगा c हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा² C² बाहर आ गया, और ये हो गया ओमेगा² C² एंड R² ओमेगा² C² R² और प्लस 1, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई, ये था हमारा 1/ओमेगा c, ये तो मल्टीप्लाइड रहेगा ही 1/ओमेगा c। चलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये ओमेगा c अब क्या होगा, ये ऊपर चलाएगा, तो वोल्टेज V ओमेगा c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा² C² R² प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1/ओमेगा c। इसमें कुछ कैंसिल होंगे, क्या क्या कैंसिल होंगे भाई वो देख लो। कैंसिल हो रहा है तुम्हारा ओमेगा c ये और ओमेगा c ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, तो वोल्टेज V डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा² C² R² प्लस 1। अब देखो ये जो वोल्टेज हमें मिल गया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, अब यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर क्या कर सकते हो भाई, तो B केस के लिए फिर कंसीडर किया जाए। B केस में क्या है डिफरेंस, तो B केस में हमारा C इंक्रीज हो चुका है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो चुका है। तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज किया, तो उससे हमारा ये डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। डिनोमिनेटर इंक्रीज मीन्स वैल्यू डिक्रीज, मीन्स VB वैल्यू हमारा इंक्रीज हो चुका है। फिर से देखो कंपेयर कर देता हूँ। B केस में कैपेसिटेंस लार्ज, कैपेसिटेंस मीन्स लार्ज, डिनोमिनेटर मीन्स ओवरऑल वैल्यू लेस है B केस में, तो VB विल बी लेस देन VA, VB will be less than VA। B केस में लार्ज कैपेसिटेंस, लार्ज डिनोमिनेटर, वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड, तो VB केस का कम होगा A केस से। तो VB इज लेस देन VA वाला ऑप्शन देखेंगे, VB लेस देन VA वाला ऑप्शन ये है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वोल्टेज के मामले में करंट का तो हम लोगों ने देख लिया था, ये ऑप्शन करेक्ट होना नहीं है, और वोल्टेज में ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन के साथ हम लोग इसको टिक कर देंगे, यही करेक्ट ऑप्शन है। ये था तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन।